नमस्कार दोस्तों, आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। मेरा नाम है अरुण सिंह। आज मैं अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं लॉर्ड रिपन पे। अब हम लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि इसको बेस्ट सॉरी ऐसा एक वॉइस रॉय था जिसको अब तक का बेस्ट वॉइस रॉय भी कहा गया। इसने बहुत सारी ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा था। जैसे लिट्टन इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरा था, तो लिट्टन ने जो बुराइयां फैलाई थी उनको ठीक करने के लिए एक तरीके से इसको भेजा गया। ये 1880 से लेकर 1884 तक वॉइस रॉय है इंडिया के। और इनको भेजा किसने था? ये फेमस ब्रिटिश पीएम थे ग्लैडस्टोन। विलियम ग्लैडस्टोन जो थे ये लिबरल पार्टी के थे। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, लिबरल मतलब ये कुछ लिबरल विचारधारा का रहा होगा व्यक्ति। और इसने जो लिट्टन की पॉलिसीज़ थी अफ़गान को लेकर जो लिट्टन की पॉलिसीज़ थी उसको इसने पूरी रिवर्स कर दी। वो पॉलिसीज़ इसने रिवर्स कर दी। और जो दूसरा बड़ा इनको काम दिया गया वो दिया गया फैक्ट्री एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। था क्या 19th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ था, मतलब 1850 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में शुरू हो चुका था। ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं था। यूरोपियन नहीं चाहते थे कि इंडिया में भी इंडस्ट्री लगे, ब्रिटिशर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। और इंडस्ट्री की कंडीशन पूरे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूरोप, अफ्रीका, एशिया सब कहीं बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन होती जा रही थी। बच्चों से काम कराया जा रहा था। मैक्सिमम प्रॉफिट पे कंपनियों का फोकस था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे प्रॉफिट लिया जा सके। और वर्किंग कंडीशन और सैलरी के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न थे ही नहीं फैक्ट्री ओनर्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, लो वेजेस थे, मतलब काम ज़्यादा लिया जा रहा था और पैसा बहुत कम मिल रहा था। पुअर कंडीशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए और औरतों के लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ओवर क्राउडेड फैक्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वेंटिलेशन बिल्कुल था ही नहीं, कोई सेफ्टी मेजर नहीं हुआ करते थे। लाइक कोई भी मर गया उसमें, किसी का हाथ कट गया, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं हुआ करते थे, लोग उसी में मर जाते थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा थी और क्राउड इतना ज़्यादा भरा हो रहता था, वेंटिलेशन था नहीं, लोग ऐसे मर रहे थे उसमें। बहुत ख़राब मैनेजमेंट हो रखा था फैक्ट्रीज़ का। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बुक ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि जो उस समय का किसान गरीब जो था, तो किसान के पास अगर अकाल पड़ता था, सपोज मान लो सूखा पड़ गया, तो वो क्या मानता था कि ये इस ड्रॉट का या इस सूखे की वजह जो है वो भगवान की वजह से बारिश नहीं हुई है, तो वो अपनी तरफ से मैनेज कर लेता था। उसका इकॉनमी पे कोई ज़्यादा ध्यान खास नहीं था कि इस सूखे की वजह से हमारी इकॉनमी लॉस में चली जाएगी। उसको ये था कि हाँ, हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, हमें खाने पीने की दिक्कतें होंगी, हमें समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन उसका इकॉनमी से लेना देना नहीं था। इवन अभी भी अगर भारत देश का किसान देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे देश का अब भी यही सोचता है, बारिश नहीं हुई तो भैया हम क्या कर सकते हैं यार, ये तो भगवान की देन है, भगवान ने बारिश नहीं की। करीब बहुत हद तक अब भी प्रकृति पर या नेचर पर डिपेंडेंसी किसान की आज भी है। तो जो किसान वर्ग था, नेहरू जी लिखते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो किसान उस समय का था वो ये सोचता था अगर बारिश नहीं हुई, उसकी फसल बर्बाद हुई, तो उसका आरोप लगाता था सीधे गॉड पे कि भगवान है सुपर नेचुरल पावर जो है, सुपर नेचुरल कॉजेस की वजह से ही हम गरीबी की कंडीशन में जी रहे हैं। लेकिन जो उस समय का फैक्ट्री वर्कर था वो समझ गया था, वो अपनी पॉवर्टी का रीजन, अपनी गरीबी का रीजन जो है वो ब्लेम भगवान को नहीं कर रहा था, वो ब्लेम कर रहा था समाज को, सोशल सिस्टम को, क्लास सिस्टम को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, स्पेशली जो सामंतवादी नीतियां हैं इनको ब्लेम कर रहा था। और यहीं से निकल के आती है विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा यहीं से निकल के आती है और पूरी यूरोप में फैल जाती है। इंडिया में कार्ल मार्क्स की विचारधारा इतनी नहीं फैल पाई, यहाँ पे रिवोल्यूशन उस लेवल पे नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ का भी वर्कर जो था वो ये समझने लगा था कि हाँ, काम हम कर रहे हैं और डिफरेंट क्लासेस में लोग डिवाइडेड हैं। कैपिटलिस्ट क्लास अलग है, बिजनेस क्लास अलग है, जॉब की सर्विस क्लास अलग है और लेबर की क्लास अलग है। इतना भेदभाव हमारे साथ हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, हम भी तो इंसान हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लेबर क्लास का व्यक्ति था उसके अंदर समझ में आने लगी थी धीरे धीरे। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे भावनाएं जो हैं ये नेशनलिज्म की तरफ, सोशलिज्म की शुरुआत होती है यहीं से, कम्युनिज्म की शुरुआत होती है यहीं से, और धीरे धीरे कैसे कैसे नेशनलिज्म की तरफ बढ़ेगी। वेस्टर्न कंट्री कई सारी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि वहाँ पे एक रिवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन था जिससे बाद में चल के वो देश आज़ाद तक हो गए। लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं क्योंकि हमारे देश में लोग जो वर्कर्स थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन फिर भी उन लोगों को ये जरूर लग रहा था कि हमारी इस दशा की जिम्मेदारी फैक्ट्री के ओनर्स की है, ये जो सामंतवादी विचारधाराएं हैं इनकी है, समाज की है और सोशल सिस्टम की है।
तो 1830 के चलते-चलते क्या हुआ, जो ब्रिटेन था वहाँ पे भी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्कर की ख़राब थी, तो कुछ वहाँ पे वर्कर थे जैसे रॉबर्ट वोवेन करके, ये भी एक लेबर थे लैंकाशायर नाम के एक उसे क्या बोलते हैं एरिया में, ये टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, वहाँ पे लेबर थे ब्रिटेन के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, एक बोला कि लेबर की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया लोगों के दिमाग में और धीरे धीरे क्रांति आती है और बोला कि लेबर से रिलेटेड जो है वो उसे क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जो लेबर्स हैं उनकी कंडीशन को ठीक होना चाहिए। रॉबर्ट ओवन जो है ये टेक्सटाइल फैक्ट्री के ओनर थे लैंकाशायर में, सॉरी मैंने लेबर बोल दिया, ये ओनर थे। तो इन्होंने बोला कि यार फैक्ट्री की जो कंडीशन है बहुत ख़राब चल रही है, इनको ठीक होना चाहिए, इन पे कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए। 12-12, 15-15, 20-20 घंटे तक काम लिया जा रहा है लेबर से और वो मर जा रहे हैं उसी में, उनके लिए कोई ध्यान देने लायक कानून नहीं है। सेंट साइमनसियन फ्रांस में थे, इन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में आवाज़ उठने लगी कि फैक्ट्री को लेकर अब कोई कानून बनना चाहिए। तो इसके चलते 1840 में फैक्ट्री एक्ट पास हुआ ब्रिटेन के अंदर, जिसमें बोला गया कि अब 10 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते किसी भी लेबर से। एक दिन में सिर्फ आप 10 घंटे ही काम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं ले सकते। ये बिल पास हुआ। अब इसके चलते हुआ क्या, ब्रिटिश के जो फैक्ट्री ओनर थे उनमें कंपटीशन बढ़ गया। तो उन्होंने बोला कि इंडिया भी तो हमारा गुलाम है, वो भी तो हमारे देश का पार्ट है, हम एक काम करते हैं, ब्रिटेन में कानून है, हम अपनी फैक्ट्री लगाते हैं इंडिया में जाके, वहाँ पे तो कोई कानून है नहीं, वहाँ 18 घंटे काम लो, 20 घंटे काम लो, बच्चों से काम लो, बूढ़ों से काम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके चलते इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1850 के बाद। 1840 में वहाँ पे कानून आया, 1850 तक जो है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ इंडिया में आने लगी। ऐसा नहीं है कि सारी फैक्ट्रियाँ ब्रिटेन से उठकर यहाँ आ गई, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ब्रिटेन से उठकर इंडिया में आने लगी क्योंकि चीप लेबर था। अब हुआ क्या, हालांकि आप अगर देखें तो अब भी यही हो रहा है। यूएस आउटसोर्स क्यों करवा रहा है, या वेस्ट जो है वो आउटसोर्स इंडिया, चाइना, वियतनाम से क्यों करवाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर सिर्फ 4 घंटे है, यहाँ पे 12-12, 15-15 घंटे लोग अब भी काम कर रहे हैं जो फैक्ट्री वर्कर हैं। फैक्ट्री वर्कर की कंडीशन अब भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ अब भी ओवर टाइम के नाम पे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है लोगों से। तो ऐसे क्या हुआ, ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियाँ थी, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी, उनके बीच में कंपटीशन हो गया। अब जो ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियाँ रह गई, जो नहीं आ सकती थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे कर रखा था, तो इन्होंने एक आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी रची, एक ढोंग रचा कि हमें इंडिया में लेबर की कंडीशन को देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमारे हिसाब से वहाँ पे लेबर की कंडीशन अच्छी नहीं है। ये जेलसी में किया, कोई मोह माया नहीं थी इनको इंडिया से, ना ही इंडिया से इनको कोई लगाव था। इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनके साथी लेबर इंडिया में कई कई घंटे काम ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब एक इन्वेस्टिगेशन इंडिया में होनी चाहिए कि लेबर की कंडीशन कैसी है। तो इसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई। तो 1875 में पहली बार एक कमीशन बैठता है टू स्टडी लेबर कंडीशन इन इंडिया। 1881 में पहली बार इंडियन फैक्ट्री एक्ट आता है, जो कि रिपन की वाइसरॉयशिप में पास किया जाता है। फैक्ट्री एक्ट 2 बार आया था, 1881 और 1891, ये दोनों याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। 1881 में पहली बार एक्ट आता है जिसको बोला गया फैक्ट्री एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में पहली बार बैन किया गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिलो द 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल के से जो छोटे बच्चे होंगे, अगर आप 7 साल 1 महीने के हैं या 2 महीने के हैं, 5 महीने के हैं, तो आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। और जो बच्चे थे, मतलब आप देखिए 7 साल के ऊपर के बच्चों से काम लिया जाएगा। सोचिए उससे पहले क्या होता होगा, उससे पहले कितनी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन रही होंगी। वर्किंग आवर को 9 आवर कर दिया गया चिल्ड्रन के लिए, जो 12 साल से छोटे हैं, उनके लिए काम की जो समय सीमा है वो 9 घंटे कर दी गई, और 1 घंटे का रेस्ट दिया गया एक दिन में, और 4 हॉलीडे एक मंथ में, 4 हॉलीडे की बात करी गई कि 4 छुट्टियाँ दी जाएंगी। जो मशीनें थी उनको प्रॉपर रख रखाव के लिए उनके जिम्मेदारी दी गई कंपनी को कि जो ख़तरनाक मशीन है उनको अलग करो और प्रॉपर एक तरीके से मेंटेन रखो, सैनिटाइज रखो। इंस्पेक्टर टू बी अपॉइंटेड टू एनफोर्स दिस रूल। अब इनको इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्पेक्टर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया। और इसने क्या किया, जो मैसूर से राजतंत्र कंपनी ने फिर से छीन लिया था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के बाद आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था, तो उसका क्या किया गया, इसने रिडेंशन ऑफ मैसूर 1881, रिडेंशन का मतलब है शक्तियाँ दोबारा से वापस दे देना। मैसूर का जो किंगडम था उसको ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ले रखा था, उसके बाद ब्रिटिश कानून ने ले लिया था, लेकिन बाद में इसको फिर से वदियार डायनेस्टी जो थी उसके हवाले कर दिया गया। चामराजेंद्र वदियार
10th जो थे उनको बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर, एक तरीके से वहाँ पे बिठा दिया गया और उनको वहाँ का फिर से ताज दे दिया गया। बोला गया ये भाई तुम्हारा राज है, तुम संभालो। और क्या हुआ, जो लिट्टन ने सबसे ज़्यादा आफत मचाई थी हमारे देश में आके 1882 में, 1878 में उसने क्या किया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आके लाया था, जिसमें उसने प्रेस की गर्दन दबा दी थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको रिपील कर दिया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, बोला कि हाँ ठीक है, पेपर छापो, वर्नाकुलर में छापो, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, द बंगाली करके इनका न्यूज़पेपर था, इसमें छापने के आरोप में पहले वो व्यक्ति थे, भारतीय थे, जिनको जेल हुई थी। इन्होंने क्या किया था, कैलकाटा हाईकोर्ट का जो जज था उसके खिलाफ उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उसने रिलीजियस सेंटीमेंट जो थे बंगालीज़ के, उनको हर्ट किया है। 1882 में इसने हंटर कमीशन बिठाया, जो कि एजुकेशन पे था, कि अब इंडियन एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। और इसने बोला कि एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर में होनी चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वर्नाकुलर अपनी देसी भाषा में, जो अपनी जिसकी जो मदर टंग है उसमें उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसने मास एजुकेशन पे बात की, मतलब केवल ब्रिटिशर्स या फिर अमीर आदमी ही नहीं पढ़ेगा, अब जो है हर कोई पढ़ेगा, मास एजुकेशन की इसने बात करी। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहा है ये कई सारे ऐसे काम कर रहा है जो भारतीयों के हित में है। तो जो हंटर कमीशन ने था, उसने क्या सजेस्ट किया, उसने पहला तो सजेस्ट किया जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद की पढ़ाई है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। देखो अब धीरे धीरे हमारी जो एजुकेशन है वो मॉडर्नाइज होने जा रही है। वोकेशनल करियर की बात करी इसने, जैसे आईआईटी वगैरह होता है, मतलब इंजीनियरिंग हो गई या फिर जो स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अब अलग सिखाई जाए, नॉर्मल एजुकेशन अलग हो, ऐसी बातें करी गई इसमें। और इन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी, जो पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन का एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पुअर स्टेटस है, स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो बड़े बड़े शहर हैं, मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, बॉम्बे हो गया, इनसे अलग जो शहर हैं, अलग जो छोटे छोटे टाउन हैं, उनमें वुमेन की हालत बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो रखी है एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसने क्या किया, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एनकरेज किया कि हाँ जो लोकल बॉडीज़ हैं गाँव में सपोज पंचायत हैं, इनको काम दे दो कि अब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये लोग खुद से मैनेज करें। 1882 का रिपन रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब आप कहेंगे सेल्फ गवर्नमेंट तो भाई पिछले वालों ने भी शुरू करी थी, तो सेल्फ गवर्नमेंट पिछले वालों ने शुरू करी थी नो डाउट, लेकिन इसने क्या किया, इसने एक अलग लेवल दिया। और ये फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट और तालुका की स्थापना इसने करी, पहले वालों ने नहीं करी थी। तो ये सबसे ज़्यादा बिलीव करता था, रिपन बिलीव इन दैट सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। किसी भी पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए जो सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल, इसने क्या किया, म्यूनिसिपैलिटीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, इसने जो गवर्नमेंट होती थी वो म्यूनिसिपल कमिश्नर बसाती थी, जहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर नहीं, म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं थी वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई, तालुकास बनाए गए, विलेज तालुका, ये सबको जोड़ा गया। और जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी पावर को भी इंक्रीज़ किया गया इसके सरकार में, इसके रेजोल्यूशन के द्वारा। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ाई जाने लगी धीरे धीरे, और इनकी मेजॉरिटी होने लगी। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर वो थे जो कि बेसिकली इंडियंस हुआ करते थे, अब इनको इलेक्ट करके बढ़ाया जाने लगा। और इनका एक चेयरमैन भी होता था, वो भी नॉन ऑफिशियल होता था। और इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम था हालांकि, लेकिन बहुत हद तक इनको पावर दी गई। कुछ चीज़ों के लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेने की आवश्यकता थी, जैसे कि लोन रेज करना है या नए टैक्स को इम्पोज करने के लिए, या फिर लोन लेने के लिए, या फार्मिंग रूल में कुछ चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता इनको भी होती थी। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि लोकल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी लोकल लोगों को। अब इनको जो प्राइमरी लेवल के काम थे, प्राइमरी एजुकेशन हो गई, सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ये सारी जिम्मेदारियां दे दी गई कि अब ये जो है लोकल काम है, लोकल बॉडीज़ देखेंगी। डिस्ट्रिक्ट और तालुका के बोर्ड्स बनाए गए, और जो उसे क्या बोलते हैं मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल होने चाहिए लोकल बॉडीज़ में। ऐसा नहीं है सारे इंडियन ही थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी लोकल बॉडी मेंबर्स थे जो कि इलेक्टेड ब्रिटिशर्स भी हुआ करते थे। और इनको एग्जीक्यूटिव पावर भी दी गई फाइनेंस के क्षेत्र में, कि अपना फाइनेंस आप अपने आप खुद से मैनेज करो। अब 1883 से लेकर 1885 तक, 1883 से लेकर 1885 तक बहुत सारे एक्ट पास हुए जो कि रिपन रेजोल्यूशन को परस्यू कर रहे थे। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके अगर हम ड्रॉबैक्स के बारे में देखें तो ड्रॉबैक्स क्या है, देखिए जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी इसमें जो मेंबर इलेक्ट होकर आ रहे थे बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहो या म्यूनिसिपैलिटीज़ में देखो, बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी कंडीशन में थे, क्योंकि इनको वोट करने वाले लोग जो थे, फ्रेंचाइजी थी, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। हर कोई आजकल की डेमोक्रेसी की तरह नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी कि हर कोई वोट दे रहा है 18 साल के ऊपर वाला। यहाँ पे एक कंडीशंस थी, कुछ ही लोग वोट देते थे, जैसे कि कोई अमीर आदमी हो गया, किसी फैक्ट्री का ओनर हो गया, या कोई पॉलिटिशियन पावरफुल पर्सन हो गया। ऐसे लोग, बहुत गिने चुने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो उस समय के समाज के माने जाते थे, वही लोग वोट करते थे। तो बहुत कम थी, और गवर्नमेंट जो थी वो उसे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रखती थी इनके ऊपर, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, और इनके फैसले को सुपरसीड करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास थी। ब्यूरोक्रेसी जो थी, देश की सबसे बड़ी समस्या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो उस टाइम पे थी, जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता था और देश की समस्या भी बोला जाता था, ब्यूरोक्रेसी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चरम पे थी, और इसके इतने ज़्यादा लिबरल व्यूज़ भी नहीं थे। जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके इतने लिबरल व्यूज़ नहीं थे जैसे कि रिपन के थे। वाइसरॉय रिपन जो थे वो तो एक लिबरल थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट तो वही थे जो पहले थे, वही अब भी थे। तो इनको लगता था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनको लगता था इंडियंस जो हैं वो फिट है ही नहीं सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। रिपन को एक तरीके से फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने तालुका और डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करी थी। अब रिपन के ही टाइम पीरियड पे एक और बड़ा इवेंट होता है, जो कि था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये एक तरीके से जो 1858 में इन्होंने वादे किए थे ब्रिटिशर्स ने कि हम इंडियंस को एक तरीके से इक्वली ट्रीट करेंगे, वो उसका एक बहुत बड़ा ये इम्तहान था, एक तरीके से आप कह सकते हैं, एग्ज़ाम था कि ये वैसे ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना था इस बिल में। इस बिल में क्या था, जो जजेस थे, जो जज थे, सपोज़ जो इंडियन जज थे, वो अगर मान लो कोई ब्रिटिशर्स है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है इंडिया का, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, किसी इंडिया का डिस्ट्रिक्ट जज है, और उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ब्रिटिशर है, ब्रिटिश है या यूरोपियन है, वो मान लो चोर है, वो चोर है, उसने चोरी करी है, तो अब क्या होगा, उसको सज़ा सुनाने के लिए एक ब्रिटिश जज ही चाहिए, उसको कोई इंडियन जज सज़ा नहीं सुना सकता, हालांकि वो भी जज है। तो इन्होंने बोला, जो सीपी इल्बर्ट थे उस समय के लॉ मेंबर थे, इन्होंने बोला यार ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जुडिशरी के साथ, जुडिशरी में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये तो सारे के सारे इक्वल हैं, वो भी पढ़ लिख के जज बना है, कोई अनपढ़ थोड़ी है। तो एक बिल लेकर आया कि सब अब इंडियंस भी यूरोपियन को सज़ा सुना सकते हैं। तो इसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ, और इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि इवन आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो थे वहाँ के, ब्रिटेन में इतना छापा गया कि अब देखो, अब वो अनपढ़ गंवार ब्लैक लोग हमें सज़ा सुनाएंगे, हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत बुरी तरीके से कंट्रोवर्सी में फंस गए रिपन, और फाइनली रिपन को ये बिल सही लगता था, तो इसलिए वो इंग्लैंड से सेटिस्फाई नहीं हुए, और उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया। ये मुझे लगता है ये पहले ऐसे वाइसरॉय थे, आई थिंक, जिसने रिज़ाइन दिया था अपने पद से, और ये थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक इंडिया का भला चाहते थे, काफ़ी हद तक ये लिबरल थे, और इन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी करी। हालांकि लोकल बॉडीज़ में जो इंडिया को सब्जेक्ट मिले थे, उनमें काम ही काम था, सब कुछ, पैसा इतना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी हमारे देश के कंटेक्स्ट में। और जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, इससे हुआ क्या, भारत में एक राष्ट्रवाद पैदा हो गया। मतलब लोगों को लगा कि यार रिपन ने रिज़ाइन कर दिया, और लोगों को लगा कि ये जो लोग हैं, उससे क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने जो वादे किए थे, इन्होंने धोखा कर दिया हमारे साथ। क्योंकि ये तो हमारे हमसे लोग, और धीरे धीरे न्यूज़पेपर में भी छपने लगा, लोग इधर उधर बोलने लगे, देखा ये सच निकल के आया, ये कोई तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है, ये अंग्रेज ऐसे ही हैं, ये अपना भला सोच रहे हैं। अब देखा कि कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, इंडियन जज जो है वो ब्रिटिशर्स को सज़ा नहीं सुना सकते। तो मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी, और आपने देखा होगा, इसी के कुछ दिनों के बाद जन्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में। तो ये था रिपन और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तथा हमारे जो उसे क्या बोलते हैं, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी और फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड। एक इसके बाद गवर्नर जनरल और आए थे, फ्रेडरिक जो थे वो 1884 से लेकर, वाइसरॉय और आए थे, 84 से लेकर 88 तक रहे, 4 साल रहे, लेकिन इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ नहीं, बस थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था इनके टाइम पे। इसके बाद नंबर आता है, हाँ, और ये जो डफरिन था, इसने एक काम और किया था, उसे क्या बोलते हैं, एटचिसन करके एक कमेटी बिठाई थी 1886 में, डफरिन ने, पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इसने उसे क्या बोलते हैं,
कोविनेटेड और अनकोविनेटेड तरीके से कुछ डिफाइन कर दिया था। उसे क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट को। ये भेदभाव था, एक क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है। कोविनेटेड मतलब एक वाइट रेस का बंदा जो कि गॉड का भेजा हुआ है, जिसको समाज में इसीलिए भगवान ने भेजा है ताकि वो असभ्य लोगों को सभ्यता सिखा सके। बहुत ही तुच्छ मेंटालिटी का व्यक्ति रहा होगा ये। इसने कमेटी बिठाई थी और इसने सिविल सर्विस को 3 भागों में बांट दिया। इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस जो कि जिसका एग्जाम ब्रिटेन में होगा, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसका इंडिया में होगा, सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस जिसका भी एग्जाम इंडिया में ही होगा। उसके बाद आते हैं ये लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, हेनरी चार्ल्स कीथ पेटी, बहुत बड़ा नाम था इसको लैंसडाउन के नाम से ही जानते थे। ये 1888 से लेकर 1894 तक रहा। लंबा कार्यकाल रहा इसका, ऑलमोस्ट 6 साल रहा ही। इसने भी वही कैटेगराइज ही किया सिविल सर्विस को 3 तरीके से, इंपीरियल, प्रोविजनल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। और इसके टाइम पे 1893 में क्या हुआ, दुरंत कमीशन बैठा। दुरंत कमीशन क्या है, ये एक रेखा बनाई है इसने, लाइन खींची अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो अभी भी इंडियन अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली दुरंत लाइन अभी भी उसको बोलते हैं, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और इसी के टाइम पे सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 में, जिसमें क्या किया गया, जो मिनिमम एज थी 7 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दी गई। मैक्सिमम एज जो थी चिल्ड्रन की वो 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई। 14 साल का जो बच्चा होगा उसको बच्चा ही माना जाएगा। उसके बाद वो 15 का है तो भाई अडल्ट है। और इसके बाद इसने क्या किया, चाइल्ड लेबर जो था उसको लीगली अलाउ कर दिया 9 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसने जो चाइल्ड के जो वर्किंग आवर थे, पहले 9 आवर्स था, उसको घटाकर 7 घंटे कर दिया। पर डे 7 आवर्स कर दिए वर्किंग आवर चिल्ड्रंस के। मैक्सिमम वर्किंग आवर फॉर वुमेन जो थी वो 11 आवर्स ही रहा, 11 आवर्स कर दिया गया। और उसे क्या बोलते हैं, वुमेन को 1.5 घंटे का इंटरवल मिलने लगा, 1.5 घंटे का इंटरवल मिलने लगा उसे क्या बोलते हैं, काम के बीच में। लेकिन आदमियों के जो वर्किंग आवर थे उनको कोई चेंज नहीं किया गया, बस 30 मिनट का जो है ब्रेक एक दिन में दिया जाने लगा। वीकली हॉलीडे सबके लिए कर दिया गया। पहले मंथ में 4 छुट्टियाँ थी, अब बोला गया नहीं, अब वीक ऑफ मिलेगा, वीक में 1 ऑफ मिलेगा। और एक बात बता दूं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, ये लॉस सिर्फ इंडियंस ओनर के लिए थे। जो ब्रिटिशर्स फैक्ट्री ओनर थे, कॉफ़ी प्लांटेशन चलाते थे, वो अब भी उसी तरीके से स्लेव की तरीके से ट्रीट कर रहे थे, तो उनके लिए रूल नहीं थे, सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए रूल थे जो इंडियन कंपनी के ओनर थे। और जो ब्रिटिश कंपनी चला रहे थे वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेस होती थी। कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हैं तो एक ऑफेंस था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था, उसके तहत आपको सज़ा भी हो जा सकती थी। और डिफ़ॉल्टर जो होते थे लेबर, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ये सिर्फ इंडियन जो ओनर थे उनके लिए कानून आया था। तो ये था आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और काफ़ी जानकारी मिली हो। जो अगला लेक्चर आएगा, अगले चैप्टर में हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है। आप लोग हिस्ट्री देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। जो इतिहास नहीं पढ़ता, इतिहास बन के रह जाता है। इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।